नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे राजस्थान की खबरों के साथ। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साउथ कोरिया के बाद अब जापान के दौरे पर है। टोक्यो में उन्होंने कई कंपनियों के साथ राउंड टेबल मुलाकात की। इस शहर में सीएम 4 दिन रहने वाले हैं। यहां वो निमराना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। साथ ही प्रवासी राजस्थानियों के साथ संवाद भी करेंगे। इस दौरान वो काय ग्रुप के उपाध्यक्ष ताकेश मिजुतानी, काय इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर और कंपनी के अन्य अधिकारियों के साथ भी मुलाकात करेंगे। इसके अलावा जापान प्रवास के दौरान राजधानी टोक्यो में निप्पॉन स्टील रेटिंग के नेशनल और निदेशक मंडल के सदस्य से भी वो मुलाकात करेंगे। वहीं राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर आज प्रदेश के उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने आरआईसी में प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में इस वर्ष दिसंबर में जयपुर में आयोजित होने वाले राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2024 से पहले राजस्थान सरकार के माननीय उद्योग और वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने आज मीडिया को संबोधित किया। आज आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री कर्नल राठौड़ ने कहा कि सरकार अगले 5 वर्षों में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद को मौजूदा 108 बिलियन अमेरिकी डॉलर से दोगुना करके 350 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य लेकर चल रही है। और राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2024 के जरिए प्रदेश में निवेश जुटाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। हाथ फैलाए खड़ा है और दुनिया भर की नजरें राजस्थान पर है। इस पर ज्यादा चर्चा के लिए उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हमारे साथ हैं। मंत्री जी, इस बार राजस्थान पूरे विदेश की ओर अपने हाथ फैलाए खड़ा है, क्या कुछ इस बार की तैयारी? एक लक्ष्य के साथ काम हो रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने इतने बड़े बड़े जो काम करे, एक पूरे दुनिया के अंदर भारत की इमेज शानदार बना दी, एक स्टेबल सरकार है, एक लक्ष्य हो गया कि हमें आत्मनिर्भर बनना है, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे भारत में बहुत शानदार बन रहा है, तो दुनिया आज निवेश करना चाहती है। और तीसरी सबसे शक्तिशाली अर्थव्यवस्था बनने के लिए हर राज्य को कदम बढ़ाने हैं। और हमारे तो युवा, बड़ी आबादी में हमारे युवा हैं, हमारे पास जमीन बहुत है, ज्योग्राफिक एरिया, भूगोलिक क्षेत्र हमारे पास बहुत बड़ा है, सौर ऊर्जा हमारे पास बहुत शानदार है, हमारे पास रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा है, रेल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा है। इन सब का फायदा हम तभी उठा सकते हैं जब एक पॉलिटिकल विल, इच्छा शक्ति से सरकार काम करे। और ये राइजिंग राजस्थान जो ग्लोबल मीट है, ये उसी का एक उदाहरण है कि इस समिट से पहले से ही 9 विभाग ऐसे होंगे जिनकी प्री समिट शुरू हो जाएगी। उदाहरण के तौर पे अगर बिजली विभाग बिजली से कोई काम करना चाहता है तो बिजली विभाग के साथ पहले ही बातचीत शुरू हो जाएगी। और हम यकीन करेंगे कि ये एमओयू केवल कागज में नहीं रहे, फाइलों में नहीं रहे, इसको धरातल पे उतारेंगे। हमारे पास समय भी है, इसीलिए हमने सरकार के पहले कार्यकाल के अंदर ही ये राइजिंग राजस्थान हमने समिट रखा है ताकि इसको हम धरातल पे उतार सके। जैसे विदेशों को इस बार निवेश के लिए बुलाया गया है, एयर कार्गो पिछली सरकार में भी एमओयू हुए, इस बार अगर वो निवेश के लिए तैयार होते हैं, उनके लिए क्या धरातल पर काम होगा? और जहां हम देख रहे हैं पिछले साल अडानी ग्रुप ने एक बड़ा इन्वेस्ट किया था, और क्या इस बार ये अंदेशा है? इसके ऊपर हम पहले ही कदम उठा चुके हैं। एयर कार्गो की फैसिलिटी जो है वो जो हमारा एमओयू हुआ था उस हिसाब से जिम्मेदारी हमने दी है। जो हमारा टर्मिनल है उसमें और सुधार हो रहा है, और एयरपोर्ट्स बन रहे हैं। एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कोटा के अंदर बन रहा है। एविएशन फ्यूल था उसके ऊपर वैट हमने पता नहीं 28% था, उससे घटाकर 2% कर दिया है। अब एविएशन स्कूल खुल रहे हैं। इस तरह से एविएशन सेक्टर के अंदर भी हमारा काम हो रहा है। अन्य कई सेक्टर हैं जिसके अंदर हमारा काम हो रहा है। भारत से मैंने कहा कि इन्वेस्टर्स की बात करें, क्या अडानी ग्रुप और बड़े ग्रुप्स के साथ राजस्थान सरकार का किसी तरह कई सारे ग्रुप्स हैं जिनके साथ काम हो रहा है, एमओयूज हुए हैं, और अब जब धरातल पे उतरेंगे तो आप सबको दिखेंगे। धन्यवाद। ये थे कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़। और जहां हम बात करें राजस्थान में राइजिंग राजस्थान होने जा रहा है और जिसकी तैयारियां राजस्थान में जोरों शोरों से, और उसके तमाम चीजों को लेकर जयपुर में आज विशेष कार्यक्रम रखा गया। कैमरा पर्सन अभिजीत के साथ मैं कुलदीप, इंडिया वॉइस, जयपुर।
राजस्थान में बीते कुछ समय से साइबर अपराध के मामलों में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। ऑनलाइन ठगी के शिकार लोग इस तरह के नए साइबर फ्रॉड में फंसकर अपना नुकसान कर बैठते हैं। इस बीच साइबर अपराध पर लगाम लगाने के लिए राजस्थान पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन से संपर्क कर पुलिस ने वैसे नंबर्स और मोबाइल सेल्स को ब्लॉक करवाया है जिनके जरिए ऑनलाइन ठगी का शक था। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बाबा रामदेव मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। यह धमकी एक पत्र पर लिखकर पोखरण रेलवे स्टेशन की खिड़की पर रख दी गई थी। पत्र में लिखा गया है कि बाबा रामदेव के लिए लाए जा रहे घोड़े में बम रखकर उनके मंदिर को उड़ाने की साजिश रची गई है। पत्र में यह भी बताया गया है कि रामदेवरा मेले में भी बम ब्लास्ट की साजिश रची गई है। पत्र के मिलते ही रेलवे स्टाफ ने पुलिस को इस बात की सूचना दी। पुलिस को इसकी सूचना मिलते ही अलर्ट जारी कर दिया गया और सभी सुरक्षा एजेंसियों को भी इस साजिश से अवगत कराया गया है। पत्र मिलने के बाद बाबा के श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए जाने वाले हर एक घोड़े की जांच की गई है। उधर रामदेवरा मेले में भी चाचा रामदेवरा मार्ग पर एक जिंदा मोर्टार बम मिलने से हड़कंप मच गया। बम बीच रास्ते में मिट्टी में आधा दबा हुआ था। श्रद्धालुओं ने जब बम को देखा तो उसमें दहशत फैल गई। सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस और भारतीय सेना मौके पर पहुंचे और लोगों का कहना है कि अगर मार्ग से कोई वाहन बम के ऊपर गुजर जाता तो बड़ा हादसा हो सकता था। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता कुलदीप सैनी का। कुलदीप, जिस तरह से बाबा रामदेव मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी मिली, अब इसके बाद रास्ते में एक बम भी मिला, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? देखिए, राजस्थान में पिछले कुछ दिनों से अगर हम देखें तो साइबर माध्यम से जहां भी देखिए स्कूल, कॉलेजेस, उसके बाद हॉस्पिटल, एकाएक राजधानी में कई जगह पर बम से उड़ाने की धमकियां मिल रही थी और अभी तक पुलिस के हाथ खाली है कि आखिरकार ये गिरोह कौन है। और इसी क्रम में बाबा रामदेव मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी कहीं न कहीं सुरक्षा व्यवस्थाओं में एक बड़ी चूक मानी जा सकती है, क्योंकि जिस तरीके की घटनाएं इतने बड़े मेले में हो रही है जहां पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और इस बीच प्रशासन की अनदेखी कहीं न कहीं घातक साबित हो सकती है। हालांकि जो अभी पुलिस का जो यूनिट इस पर पकड़ पाया और पुलिस का जो कहना है कि पूरे मामले को लेकर अभी कोई पुष्टि नहीं हुई पाई है। हो सकता है किसी ऐसे शख्स ने इस लेटर को लिखा हो जो सिर्फ और सिर्फ पुलिस को गुमराह करना चाह रहा हो और कहीं ना कहीं जो व्यवस्थाओं को लेकर जो एक चूक मानी जा रही थी, क्योंकि बाबा रामदेव के मेले में कई चढ़ावे आए जाते हैं जहां पर कपड़े से और लकड़ी से बने हुए घोड़े अक्सर उनको चढ़ाए जाते हैं जिनमें बम रखने की सूचना मिली थी। हालांकि अब पुलिस ने उन चढ़ावे को रोक दिया है और मंदिर में आने वाले हर एक शख्स की गहनता से जांच कर रही है ताकि किसी तरह का हादसा। क्योंकि रामदेवरा मेले में लाखों की संख्या में लोग शामिल होते हैं, ऐसे में बार बार बम से उड़ाने की धमकी मिलना और जिस तरह से पूरा मामला सामने आया कि लेटर में लिखा गया और लेटर के माध्यम से धमकी दी गई। रेलवे स्टेशन में अगर बात करें, जांच किस तरह से आगे बढ़ी है अब तक? क्या लेटर को देखते हुए सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं कि किसने आखिर वो लेटर लिखा? देखिए, जिस लेटर की जो लेखनी है वो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि पुलिस का जो यूनिट अभी तक हाल इस नतीजे पे पहुंचा है कि किसी लोकल जो राजस्थान का ही है उसकी ये लेखनी बताई जा रही है और जो लेटर में साफ तौर पर भी लिखा हुआ नहीं दिखाई दे रहा है और जिस तरीके की लेखनी है उस पर पुलिस अभी तक निशान नहीं लगा पाई है और जो पुलिस के मुखबिर है उनसे पुलिस छानबीन में जुटी हुई है और सरहदी जिला होने के चलते कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं को मैनेज करना बड़ा टास्क हो जाता है। और जैसे हमने दूसरी घटना का जिक्र किया आपने कि मोर्टार मिला है, मोर्टार वही रामदेवरा जाने वाले रास्ते में मिला है। हालांकि उसे लेकर अभी सेना का कुछ नहीं कहना है क्योंकि ये सरहदी जिला है। अक्सर बीकानेर, बाड़मेर रेंज पर अक्सर भारतीय सेना यहाँ पर युद्धाभ्यास करती है। हाल ही में भारतीय सेना का अमेरिका के साथ युद्धाभ्यास भी चल रहा है। माना यह जा रहा है कि मोर्टार भारतीय सेना के युद्धाभ्यास का भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल अक्सर खेतों में ऐसी घटनाएं हो जाती है। आर्मी की तरफ से कुछ चूक हो गई होगी, लेकिन अभी उसको लेकर उसको अपनी गिरफ्त में ले लिया है और भारतीय सेना
उसकी जांच कर रही है। उस पर जो बिल्कुल, यानी सेना और पुलिस मामले की जांच में जुटे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ जिस तरह से बार बार रामदेव मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी मिल रही है, धमकी मिले कभी पत्र मिल रहे हैं, अब आखिर पुलिस किस तरह से जांच करती है और जांच कितना आगे बढ़ती है, उसमें क्या कुछ पाया जाता है, उस पर सभी की निगाह। कुलदीप, आप बने रहिएगा, आगे भी आपसे जानकारी हासिल करेंगे। वहीं राजस्थान में बीजेपी का सदस्यता अभियान अभी गति नहीं पकड़ पा रहा है। केंद्र, राज्य, विधानसभा लेवल के बाद अब बूथ लेवल पर भी सदस्य बनाए जा रहे हैं। 7 दिन गुजरने के बावजूद अभी लगभग 10 लाख सदस्य बन पाए हैं, जो टारगेट का 10% भी नहीं है। इधर बीजेपी सदस्यता बढ़ाने के लिए आज से महाजनसंपर्क अभियान शुरू कर रही है। यह अभियान 17 सितंबर तक चलाया जाएगा। बीजेपी को राजस्थान में 1.25 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य मिला है। कल दिल्ली में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से पूरी रणनीति पर चर्चा भी की। पूरे देश में अब तक 2 करोड़ से ज्यादा बीजेपी ने अपने सदस्य बना लिए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता कुलदीप सैनी का। कुलदीप, जिस तरह से देश भर में भारतीय जनता पार्टी सदस्यता अभियान चला रही है, लेकिन अगर राजस्थान की बात करें तो टारगेट जो है उसका 10% भी अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। ऐसे में अब आगे किस तरह से रणनीति, किस तरह से, क्योंकि उपचुनाव भी होने हैं, किस तरह से क्या कुछ रणनीति अभियान को जोर देने के लिए? भारतीय जनता पार्टी का ये विशेष अभियान था ताकि लोकसभा चुनाव के बाद जो डैमेज स्थितियां थी, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में जो सदस्य टूटे और जो कुछ ऐसे सदस्य थे बूथ स्तर से लेकर विधानसभा स्तर के जो कांग्रेस में शामिल हुए, उनकी भरपाई करने के लिए और डैमेज कंट्रोल करने के लिए सरकार ने सदस्यता अभियान चलाया। और अभियान के मार्फत राजस्थान में फिलहाल इसलिए ज्यादा कुछ नहीं हो पाया क्योंकि सरकार की एकजुटता कहीं ना कहीं अभी बिखरी हुई नजर आ रही है। खासतौर से हमने देखा कि राजस्थान में इतने बदलाव हुए हैं, शायद ही किसी प्रदेश में होंगे, क्योंकि राजस्थान ही में हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए, उसके बाद सरकारों में गठन हुआ, ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जो जमीन से जुड़ा हुआ था और सरकार के लिए एक बड़ा चैलेंज हो गया उनके लिए भी। और उसके बाद ही लोकसभा चुनाव, और अब 9 महीने जब हुए, सरकार का बजट पेश हुआ, केंद्र का बजट पेश हुआ। अब राइजिंग राजस्थान को लेकर मुख्यमंत्री जापान दौरे पर है, उप मुख्यमंत्री उनके साथ है, प्रदेश के और मंत्री के अलग विभागों में है। हरियाली तीज राजस्थान में मनाए गए, जो हर घर पेड़ अभियान था उसमें, तो तमाम मंत्रियों को जो टास्क दिया गया है, कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि मल्टीपल टास्क राजस्थान के मंत्रियों को दिए गए हैं, जिसकी वजह से जो सदस्यता अभियान है वो कहीं ना कहीं पूरा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इसकी जिम्मेदारी अब छोटे जो कार्यकर्ता है, जो बूथ स्तर के, विधानसभा स्तर के, उनको सौंपी गई है। उसके पास कोई एक टास्क नहीं दिया गया कि इतने सदस्य आपको बनाने, जितने बन जाए वो ठीक है, लेकिन तमाम जो टास्क है अभी तक पूरे नहीं हुए। जब तक एक विभाग का मंत्री या फिर उस विभाग से जुड़ा हुआ प्रभारी मंत्री उस पर ध्यान नहीं देगा, तब तक ये सदस्यता अभियान में 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान कुलदीप बीजेपी 2019 वाला कमाल कर नहीं दिखा पाई, और यही वजह है कि अब डैमेज कंट्रोल में जुटी हुई है। हालांकि सदस्यता अभियान या महाजनसंपर्क अभियान हो, किस तरह से क्या कुछ कमाल करके दिखा पाते हैं और उपचुनाव पर उसका कितना असर पड़ता है या आगामी चुनाव पर कितना असर पड़ता है, वो वक्त बताएगा। कुलदीप, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। खबर धौलपुर से है, जहां 11 सितंबर यानी आज राज्य मंत्री गृह, गौपालन और पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य विभाग और जिला प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में सुबह 10 बजे जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में हुई। बजट घोषणाओं के संबंध में भूमि आवंटन और अन्य संबंधित कार्यों की समीक्षा की गई। सुबह प्रभारी मंत्री क्षेत्र के ग्राम बोथपुरा में पार्वती नदी में डूबने से दुर्घटनाग्रस्त 4 बच्चों के परिजनों से मिले और उन्हें ढांढस बताया। सुबह प्रभारी मंत्री मनिया क्षेत्र के गांव बोथपुरा में पार्वती नदी में डूबने से जिस तरह से 4 बच्चों की मौत हो गई थी, उनसे भी मिले, परिजनों से मुलाकात की। वहीं बैठक में बीजेपी नेता डॉक्टर शिवचरण सिंह कुशवाहा भी नजर आए।
रेलवाड़ा के नगरवासियों ने नगरपालिका को बहाल करने की मांग को लेकर पानी की टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन किया और विधायक डॉक्टर ललित मीणा से मिलने की मांग की। विधायक ने नगरवासियों से समस्या का समाधान करने की बात कही थी, लेकिन विधायक ने ना तो समस्या का समाधान किया और ना ही बैठक में पहुंचे, जिससे गुस्साए नगरवासियों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया और लगातार नगर पालिका को बहाल करने की मांग करने लगे। वहीं राजस्थान में अब की बार इंद्रदेव जमकर मेहरबान है, जिसके चलते 56% से ज्यादा बारिश होने से लोगों के जीवन खतरे में है। दूसरी तरफ एसडीआरएफ के जवान संकट के बीच जान हथेली पर रखकर लोगों की जिंदगियां बचा रहे हैं। जिले के अब तक जाबाजों ने 56 जिंदगियों को बचा लिया है और 10 डेड बॉडी को पानी से बाहर निकाला है। लगातार हो रही बारिश से जिले के सभी बांध छलक चुके हैं और नदी नाले उफान पर है। तो वहीं जवानों ने ढेकोलिया, पीपलू सहित अन्य जगहों से लोगों की जिंदगी को बचाया। प्रदेश भर में अच्छी बारिश हुई, लेकिन बारिश के साथ साथ लोगों की आफतें भी बढ़ी। बात करें एसडीआरएफ के जवानों ने जिन्होंने 24 घंटे दिन रात मेहनत करके लोगों को बचाया है। इस वक्त हमारे साथ एसडीआरएफ के जवान मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। नेतृत्व करते हैं राजेंद्र जी। राजेंद्र जी, किस तरीके का एक पूरा प्रोसेस चलता है, किस तरीके से, क्या कहेंगे आप? नमस्कार सर हमारी क्या सूचना, हमारा कंट्रोल रूम जयपुर है और जैसे कोई हादसा होता है तो हमारी कंट्रोल रूम को सूचना देते हैं और हम जैसे एसपी या टोंक में तो हम एसपी साहब और कलेक्टर के आदेश के अनुसार हम रेस्क्यू के लिए नीचे आते हैं, कहीं भी जाते हैं तो। और देखिए, बात करें आप रेस्क्यू करते हैं, इस बार कितने रेस्क्यू आपने किए हैं? सर अभी तक हमने 16 रेस्क्यू कर चुके हैं, जिनमें से 9 तो हमने डेड बॉडी रिकवर किए और 56 आदमियों में लाइव बचाया। जो हमारा सबसे कठिन रेस्क्यू था, एक तो डिकोलिया में हमने एक पेड़ पे लड़का फंसा हुआ था, उसको बचाया था रस्सी सारी, और एक इधर बोपत्या खाड़ा था पीपड़ में, उसको रात को 9 बजे मैंने बचाया था। बात करें सर, कितनी बार लास्ट पॉइंट तक पहुंच जाते हैं, व्यक्ति को बचाने के प्रयास किए जाते हैं? जैसे बात करें बस ड्राइवर की जो हादसा हुआ है, मेहनत करने के बाद भी पूरे प्लान पर पानी फिर गया, तो क्या होता है, किस तरीके से आप? सर वो साथ सके तो हमारे खुद को भी दुख है, और अगर वो ड्राइवर चाहता तो बच भी सकता था। अगर वो थोड़ा बहुत हमारी टीम का सपोर्ट करता, हमारा जवान वहां पहुंच गया था। जो वीडियो वायरल हुआ सिर्फ 3 मिनट का है, उससे पहले 40 मिनट को कोई नहीं देख रहा है। 40 मिनट हमारा जवान वहां पानी पी गया, 3 लीटर उसको पानी मैंने बाहर लाके हमारे जवान के 3 लीटर पानी निकाला पेट से। उस चीज को कुछ नहीं देख रहे, जो वायरल उस देख रहे हैं। जवान वहां पहुंचने में बहुत संकट था वहाँ, क्यों बस के नीचे वो पानी था तो पानी उसको नीचे खींच रहा था, तो जवान परेशान हो रहा था वहाँ। तो हमने सोचा यार अगर हो सके तो रेस्क्यू सफल हो जाए किसी के, अगर हम जिंदा बचा लें तो हमारे लिए बेस्ट होगा। तो हमने फिर भी रिस्क की, जवान को वहां भेजा, लेकिन वो ड्राइवर सपोर्ट नहीं करने की वजह से वो रेस्क्यू सक्सेस नहीं हुआ। बिल्कुल, ड्राइवर सपोर्ट करने से वजह से नहीं हुआ। कितनी बार आप ये कार्य करते हैं, डर नहीं लगता आपको? सर हमें राजस्थान सरकार के द्वारा विभिन्न स्टेटों में प्रशिक्षण दिया गया सभी जवानों को, और सब तरह की जो रेस्क्यू तकनीकें हैं उनके माध्यम से हम रेस्क्यू करते हैं और बिल्कुल उसको सफल करते हैं पूरी तरीके से। जान हथेली में रखकर आप लोगों की जान बचाते हैं। किस तरीके से आपने अब तक लोगों की जान बचाई, सबसे अच्छा आपका एक्सपीरियंस क्या रहा? सर जहां तक की बात है कि टोंक के अंदर अपने एसडीआरएफ की 2 रेस्क्यू टीमें हैं और पिछले विगत कई वर्षों से हम यहाँ पर विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में रेस्क्यू करते हैं। हर रेस्क्यू में अलग अलग कंडीशन होती है, उसी कंडीशन को हम घटनास्थल पे पहुंच के वहाँ पे हमारे सभी रेस्क्यूअर मिलके और हम चर्चा करते हैं, और जिस हिसाब से रेस्क्यू होता है उसी के तरीके से हम, चाहे वो नाव से रेस्क्यू करना हो, चाहे वो हमें और डीप डाइविंग साइट लगा के रेस्क्यू करना हो, उसी रेस्क्यू के आधार पे हम घटनास्थल पे पहुंचने के बाद में रेस्क्यू को सफल करते हैं। सर देखिए, बात करें सर, घटनास्थल पे सूचना मिलती है, किस तरीके से आप उस एरिया को चिन्हित करते हैं, सर्च अभियान शुरू करते हैं? सबसे पहले सर हमारे को सूचना मिलने के बाद हम घटनास्थल पर पहुंचते हैं। घटनास्थल पर पहुंचने के बाद में हम जो भी संभावित रास्ते होते हैं जो विक्टिम तक पहुंचने के, वो तलाशते हैं, और एरिया को देखने के बाद में हम विक्टिम तक बांस से, अपने बोट से, रोप से या और कोई जा सकते हैं, उनके थ्रू हम विक्टिम तक पहुंच के और रेस्क्यू सफल करते हैं।
देखिए, बात करें रेस्क्यू सफल होता है, आप कितने साल से काम कर रहे हैं, किस तरीके का अब तक आपको रेस्क्यू किया, क्या कहेंगे इसको लेकर? सर हमारे को 11 साल हो गए कंटिन्यू रेस्क्यू करते हुए। और रेस्क्यू भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे थोड़ा सा विकट परिस्थिति में होता है, कई तो ऐसा होता है जैसे अपने जान हथेली में लेना पड़ता है, उनको बहुत संकट से काम करना पड़ता है। लेकिन हमारे ये इक्विपमेंट के संसाधनों से इनकी सहायता से हम रेस्क्यू करते हैं। राजेंद्र जी, बात करें किस तरीके की अपील आप हमारे दर्शकों से करना चाहेंगे? सर मैं तो ये अपील करूंगा भाई पानी से दूर ही रही, और जैसे ये रपटे है ना, तो रपटे से तो 100% दूर रहने की कोशिश करेगी, फालतू उतरने की कोशिश नहीं करेगी। ये भी पता नहीं होता कि सर नदी का रपटा है, अभी बनास नदी पे बहुत से रपटे बने, तो अभी टोंक में बारिश नहीं हो रही और पीछे बारिश हो गई, अचानक नदी आ जाती, उन लोगों को पता नहीं रहता कि यार अपने तो बारिश हुई नहीं और उतर जाते हैं। इससे भी बहुत से हादसे, जो सुबह इधर आप नदी में हादसा हुआ था सुबह, तो उसमें यही थी कि उन गाँव में तो बारिश हुई नहीं, चापा नदी पे हादसा हुआ था, तो वो रात को उतार लिया मोटरसाइकिल को, जैसे मोटरसाइकिल उतरा स्लिप होकर बच गया, तो सही थी उसकी किस्मत में, आगे जाके डूंगरे में जाके बैठ गया और बच गया। मिल्लू की मतलब ये वह जाबाज है जो अपनी जान हथेली में रखकर हजारों लोगों की जिंदगी बचाते हैं। कजोड़ गुजर, इंडिया वॉइस, टोंक। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर झालावाड़ से आप तक पहुंचाते हैं, जहां झालावाड़ में विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस पर जेल में बंदियों को चेंजिंग द नैरेटिव ऑन सुसाइड थीम पर आत्महत्या मुक्त राजस्थान निर्माण और नशे से दूर रहने की शपथ दिलाई गई। बंदियों और जेल स्टाफ ने कैंडल मार्च निकालकर बंदियों को आत्महत्या रोकथाम के लिए जागरूक किया। मेंटल हेल्थ प्रोग्राम जिला नोडल अफसर झालावाड़ और जिला जेल झालावाड़ के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम में डॉक्टर रशिम गुप्ता, मनोरोग विशेषज्ञ, ने बंदियों को अपनी समस्याओं का सकारात्मक तरीके से हल निकालने के लिए प्रेरित किया। नाहरावाली ग्रामीण क्षेत्र की सड़क निर्माण को लेकर सार्वजनिक निर्माण विभाग के कार्यालय में सुनवाई नहीं होने पर ग्रामीण भड़क गए। कमरेड नेता सुनील गोदारा और ग्रामीणों ने कार्यालय में खूब हंगामा किया। ग्रामीणों ने बताया कि करीब 8 महीने से गांव के लोग सड़क निर्माण को लेकर काफी ज्यादा परेशान हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं, जिससे अधूरी पड़ी सड़क पर कोई भी साधन नहीं चल पा रहा है, जिसकी वजह से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी मामले को लेकर भड़के ग्रामीणों को शांत कराते हुए अधिकारियों ने 20 दिनों में सड़क का काम दोबारा शुरू करने का आश्वासन दिया है। सवाई माधोपुर में वाल्मीकि समाज ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार आरक्षण से वंचित जातियों का उपवर्गीकरण कर लाभ दिलाने की मांग को लेकर रैली निकाली और कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा। आरक्षण उपवर्गीकरण संघर्ष समिति जिला शाखा के पदाधिकारियों ने ज्ञापन के माध्यम से बताया कि सर्वोच्च न्यायालय ने अनुसूचित जातियों के उपवर्गीकरण का फैसला दिया है। झालावाड़ के काली सिंध थर्मल पावर प्लांट में 4 आतंकी घुस गए, जिनको एसटीएफ ने मार गिराया, लेकिन लोगों को जागरूक करने के लिए ये एक मॉक ड्रिल की गई थी। किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए काली सिंध सुपर थर्मल पावर प्लांट में मॉक ड्रिल की गई। बताया गया कि थर्मल पावर प्लांट के एडमिन ग्रुप में 4 आतंकवादी घुस गए, जो लगातार फायरिंग कर रहे थे। सूचना मिलते ही थर्मल पावर प्लांट में हड़कंप मच गया, जिसके बाद कोटा से पहुंची एसटीएफ की टीम ने मौके पर ही 4 आतंकियों को मार गिराया। फलौदी पंचायत समिति की ननेऊ ग्राम पंचायत में पिछले 4 सालों के विकास कार्य को लेकर गांव के ग्रामीणों ने सरपंच पर आरोप लगाए हैं और कहा कि अपने चहेतों और रिश्तेदारों को ही सरपंच लाभ पहुंचाता है, जबकि धरातल पर कार्य नाक के बराबर हो रहा है। हालांकि ग्राम पंचायत कार्यालय के पास कुछ व्यापारी और ग्रामीणों ने सरपंच के पक्ष में काफी सकारात्मक विचार रखे, लेकिन गांव
पहुंचने पर तस्वीर कुछ अलग ही सामने आई। यहां गांव की मूलभूत सुविधाओं से वंचित लोगों ने सरपंच मोहम्मद अली के खिलाफ कच्चा चिट्ठा खोल दिया। ग्रामीण युवाओं और बुजुर्गों ने मीडिया को बताया कि यहां सरपंच अपने ही परिवारजनों को मनरेगा कार्यों में प्राथमिकता देता है। इतना ही नहीं, किसी भी जन कल्याणकारी योजना का लाभ भी सबसे पहले अपने चहेतों को देता है। राजस्थान समाचार में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बन रहे हमारे साथ। नमस्कार।